सब्सक्राइब करें शेखावाटी उत्कर्ष क्लासेज को और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि लेटेस्ट वीडियो अपडेट आपको तुरंत मिल सके। नमस्कार दोस्तों, हमें मौलिक अधिकार पढ़ रहे हैं। मौलिक अधिकार के हमने पार्ट फर्स्ट पढ़ा दिया है और पार्ट सेकंड पढ़ा दिया है। आज हमें मौलिक अधिकार का पार्ट थर्ड पढ़ेंगे और इसमें हमारा जो पॉइंट रहेगा वो रहेगा एक तो स्वतंत्रता का अधिकार और एक रहेगा शोषण के विरुद्ध अधिकार। कहने का मतलब ये हुआ कि मौलिक अधिकार थे वो हमने 6 प्रकार के बताए, मूल में 7 थे और वर्तमान में 6 मौलिक अधिकार है। हमने कहा पहला समानता का अधिकार वो पढ़ लिया था, अब दूसरा रहेगा स्वतंत्रता का अधिकार। तो देखो दोस्तों, आज हम बात करते हैं स्वतंत्रता का अधिकार। आज का जो हमारा पॉइंट रहेगा वो रहेगा स्वतंत्रता का अधिकार और इसका प्रावधान संविधान के अनुच्छेद 19 से लेकर 22 तक किया गया है। और आपको मालूम है कि इसमें कुल कितने अनुच्छेद है? 4 अनुच्छेद है, यानी 19, 20, 21 और 22। इस प्रकार से आज का जो हमारा अधिकार रहेगा वो रहेगा स्वतंत्रता का अधिकार रहेगा। अब दोस्तों, स्वतंत्रता का अधिकार है, अब जानते हो कि स्वतंत्रता की बात की जा रही है यहां पर। अब यहां से सबसे पहले जो अनुच्छेद आएगा वो सबसे पहले अनुच्छेद कौन सा आएगा? 19(1) और 19(1) में बात करेंगे हमें, यानी कहने का मतलब जो अनुच्छेद 19(1) है संविधान में स्वतंत्रता का अधिकार है, इसमें अनुच्छेद 19(1) है। इसमें इस 19(1) में 6 प्रकार की स्वतंत्रता दी गई है। कितनी प्रकार की? 6 प्रकार की क्या है दोस्तों? स्वतंत्रता है। पहला क्वेश्चन तो यही बनता है कि जो अनुच्छेद 19 है इसमें कुल कितनी प्रकार की स्वतंत्रता है? 6 प्रकार की स्वतंत्रता का प्रावधान किया गया है। तो आज वो 6 प्रकार की स्वतंत्रता पढ़ेंगे। जैसे सबसे जो पहली स्वतंत्रता है, यानी पहली स्वतंत्रता है वो कौन सी रहेगी? भाषण व अभिव्यक्ति। भाषण व अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। कहने का मतलब यह हुआ कि अनुच्छेद 19(1) है, इसमें 6 प्रकार की स्वतंत्रता है और उसमें पहली जो स्वतंत्रता है वो कौन सी है? भाषण व अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। दोस्तों, इस बात को समझना, यहां से भाषण व अभिव्यक्ति का मतलब यह भी तो हो सकता ना वाक व अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, या इसको ऐसे भी तो बोला जा सकता ना कि बोलने की स्वतंत्रता। कहने का मतलब है हमें जो बोलने का अधिकार दिया गया है, जो बोलने की स्वतंत्रता, भाषण की स्वतंत्रता है, यह अधिकार हमें अनुच्छेद 19(1) में पहली प्रकार की स्वतंत्रता दी गई है। जो हमारी दूसरी स्वतंत्रता है वो कौन सी रहेगी? यानी पहले तो भाषण व अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता हो गई और दूसरी स्वतंत्रता कौन सी रहेगी? संघ या बिना हथियार सम्मेलन। बिना हथियार सम्मेलन बनाने का अधिकार। कहने का मतलब क्या हुआ दोस्तों कि जो हमारी दूसरी स्वतंत्रता है वो कौन सी है? कि बिना हथियार नहीं होने चाहिए, हथियार रहित हमें सम्मेलन बनाने का अधिकार दिया गया है। यह दूसरी स्वतंत्रता है। जो तीसरी स्वतंत्रता है वो कौन सी होगी? संघ या संगठन बनाने का अधिकार। कहने का मतलब है कि हमारे पास जो तीसरी स्वतंत्रता है वो कौन सी है? संघ या संगठन बनाने का अधिकार है। ये हमारी कौन सी स्वतंत्रता है? तीसरी स्वतंत्रता है। इसके बाद में चौथी प्रकार की स्वतंत्रता है वो कौन सी रहेगी? यानी राज्य किसी भी क्षेत्र में घूमने फिरने की स्वतंत्रता। कहने का मतलब यह हुआ
कि हमारे पास जो चौथी स्वतंत्रता है वो क्या स्वतंत्रता है कि भारत देश है, हमारा जो देश है, इसके किसी भी राज्य में या किसी भी क्षेत्र में हमें घूमने का फिरने का अधिकार दिया गया है। यह हमारा अधिकार कोई भी नहीं छीन सकता, यानी हम भारत के किसी भी क्षेत्र में घूम सकते हैं, फिर सकते हैं। यह हमारी कौन सी स्वतंत्रता है? चौथी स्वतंत्रता है। इसके बाद में जो पांचवी स्वतंत्रता है, वो पांचवी स्वतंत्रता कौन सी है? इसको एक बार मिटा रहा हूं मैं, यानी यहां तक बात हो गई कि 4 प्रकार की स्वतंत्रता है। अब इसको मैं यहां पर एक बार मिटा दूं कि जो पांचवी स्वतंत्रता है वो कौन सी है। जो पांचवी स्वतंत्रता है वो कौन सी रहेगी? देखना, ये है किसी भी क्षेत्र में स्थायी रूप से बसने या रहने का अधिकार है। दोस्तों, ये हमारी जो पांचवी स्वतंत्रता है वो कौन सी स्वतंत्रता है कि भारत के किसी भी राज्य में, अब तो जम्मू कश्मीर का प्रावधान भी हट गया है, यानी भारत का कोई भी राज्य रहे, कोई केंद्र शासित प्रदेश, कोई भी क्षेत्र रहे, उस क्षेत्र में हमें वहां पर रह सकते हैं, स्थायी रूप से जमीन लेकर के भी वहां पर हमें रह सकते हैं। यह हमारा क्या है? अधिकार है। और यह हमारा कौन सा अधिकार है? यानी हमारी पांचवी प्रकार की स्वतंत्रता है। इसके बाद में जो छठवीं स्वतंत्रता है हमारी, वो कौन सी है? यानी भारत का किसी भी क्षेत्र की बात करता हूं मैं, वही बात है, किसी भी क्षेत्र में आजीविका या व्यापार करने की स्वतंत्रता। कहने का मतलब क्या हुआ कि इसको मैं वाणिज्य भी बोल सकता हूं भाई, इसको मैं क्या बोल सकता हूं? वाणिज्य बोल सकता हूं। कहने का मतलब क्या हुआ कि भारत का कोई भी क्षेत्र है, उस क्षेत्र में हमें अपनी आजीविका चला सकते हैं, अपना व्यापार कर सकते हैं, यानी अपना वाणिज्य, अपना व्यापार, अपनी आजीविका वहां पर चला सकते हैं। यह हमारा अधिकार है, वहां इसके लिए हमें कोई भी मना नहीं कर सकता। यह वर्तमान में हमारे पास 6 प्रकार की स्वतंत्रता है जो अनुच्छेद 19 के तहत दी गई है। अब दोस्तों पहले देखो, यहां पर 2 क्वेश्चन और बनकर आते हैं। जो हमारा मूल संविधान है, इस बात को समझना, मैं एक बार इसको मिटाता हूं और ऊपर लिखता हूं, वो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा कि मूल संविधान की तरफ जाते हैं हमें। यानी हमारा जो मूल संविधान था, एक बात को समझना, जो मूल संविधान था, इस मूल संविधान की बात करते हैं। मूल संविधान में हमने ये पढ़ा कि मूल संविधान में अधिकार कितने थे। तो मूल संविधान में हमारे पास कुल कितने मौलिक अधिकार थे? 7 मौलिक अधिकार थे। यानी मूल संविधान में हमारे पास ये 7 क्या थे दोस्तों? मौलिक अधिकार थे। जबकि वर्तमान में, यानी वर्तमान की बात करता हूं मैं, और वर्तमान में हमारे पास कितने मौलिक अधिकार है? 6 मौलिक अधिकार है। फिर हमने यही तो कहा था कि एक 44वां संविधान संशोधन 1978 ईस्वी में बना था, और इसी 44वें संविधान संशोधन में जो संपत्ति का अधिकार था, इस संपत्ति के अधिकार को अनुच्छेद 31 से तो हटाया गया और इसे अनुच्छेद 300 क में जोड़ा गया था, और इसे एक कौन सा अधिकार बनाया गया था? कानूनी अधिकार बनाया गया था। क्या हमने यही पढ़ा था कि जो मौलिक अधिकार मूल संविधान में 7 थे और वर्तमान में मौलिक अधिकार 6 है। जो संपत्ति का अधिकार था यह पहले अनुच्छेद 31 में था, इसे 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा हटाया जाता है और कानूनी अधिकार बना करके इसे अनुच्छेद 300 क में जोड़ दिया जाता है। इस प्रकार से वर्तमान में कितने मौलिक अधिकार है? 6 मौलिक अधिकार है। और यही बात आप अनुच्छेद 19 में याद रख सकते हो कि अनुच्छेद 19 है। इस अनुच्छेद 19 की बात करते हैं कि जो मूल संविधान था, इस मूल संविधान में 7 प्रकार की स्वतंत्रता थी। मूल संविधान में 7 प्रकार के अधिकार थे और 7 प्रकार की क्या थी? स्वतंत्रता थी। वर्तमान में 6 प्रकार के अधिकार है और 6 प्रकार की क्या है? स्वतंत्रता है। संपत्ति का अधिकार है, इसे कानूनी अधिकार बनाया गया, और एक यहां पर अनुच्छेद 19 में लिखा हुआ है कि संपत्ति, यहां पर ध्यान रखना, जो संपत्ति है और संपत्ति अर्जित करने का जो अधिकार था, कहने का मतलब है यह पहले हमारे पास स्वतंत्रता थी कि संपत्ति अर्जित करने का
अधिकार, इसको वर्तमान में इसे संविधान संशोधन के माध्यम से हटाया गया और इसे भी वर्तमान में कानूनी अधिकार में शामिल कर दिया गया है। इस प्रकार से वर्तमान में कितने प्रकार की स्वतंत्रता है दोस्तों? 6 प्रकार की स्वतंत्रता है। मेरे हिसाब से इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। अब इसके बाद में दोस्तों हम बात करेंगे कि वर्तमान में 6 प्रकार की स्वतंत्रता है और यहां पर एक पॉइंट और बनता है कि मैं बात करता हूं प्रेस या मीडिया, प्रेस की स्वतंत्रता। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि जो प्रेस या मीडिया की स्वतंत्रता है, इस प्रेस की स्वतंत्रता का प्रावधान भी संविधान के अनुच्छेद 19(1) में शामिल किया गया है। कहने का मतलब है वाक व अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, बोलने की स्वतंत्रता और जो प्रेस की स्वतंत्रता है या मीडिया की स्वतंत्रता है, इसको भी अनुच्छेद 19(1) में पहली प्रकार का यानी स्वतंत्रता दी गई है। तो आपसे पूछ सकता है कि प्रेस की स्वतंत्रता का प्रावधान है, अनुच्छेद 19(1) में इसका प्रावधान किया गया है। दूसरी बात दोस्तों मैं आपको बता दूं कि प्रेस है, विश्व की बात करता हूं, यहां पर एक तो क्वेश्चन बनेगा विश्व का और एक क्या बनेगा? भारत का क्वेश्चन बनेगा। अगर आपसे पूछे कि विश्व प्रेस दिवस कब आता है, विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस कब आता है, तब आपको बताना है 3 मई को। कितनी मई को आता है? 3 मई को। और जबकि राष्ट्रीय प्रेस दिवस पूछे तब आपको क्या बताना है? 16 नवंबर बताना है। 2 क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट बनते हैं कि विश्व प्रेस दिवस कब आता है? 3 मई को, और राष्ट्रीय प्रेस दिवस कब आता है? 16 नवंबर को मनाया जाता है। दोस्तों एक व्यक्ति था अंग्रेजों के जमाने में, लॉर्ड, एक व्यक्ति आपने नाम सुना होगा जिसे भारत में प्रेस का मुक्तिदाता कहा जाता है। इसको मैं चार्ल्स बोल सकता हूं, चार्ल्स मेटकॉफ, चार्ल्स मेटकॉफ। यह चार्ल्स मेटकॉफ था, इसे भारत में प्रेस का मुक्तिदाता के नाम से जाना जाता है। तो पूछेगा कि भारत में प्रेस का मुक्तिदाता किसे कहा जाता है? चार्ल्स मेटकॉफ को कहा जाता है। और राष्ट्रीय प्रेस दिवस 16 नवंबर को, अंतर्राष्ट्रीय प्रेस दिवस कब आता है? 3 मई को आता है। और प्रेस की स्वतंत्रता का प्रावधान अनुच्छेद 19(1) में किया गया है। दोस्तों यहां से तो क्वेश्चन बन गया। मैं एक क्वेश्चन और बनाता हूं यहां से, जो सूचना का अधिकार है, सूचना का अधिकार है, यह सूचना का अधिकार कई एग्जामों में यहां से क्वेश्चन बन चुका है। पहला क्वेश्चन तो यह बनता है, सूचना का अधिकार है, इस सूचना के अधिकार को लागू कब किया गया था? तो इसको लागू किया गया था 12 अक्टूबर सन 2005 ईस्वी में लागू किया गया था। इसका मतलब यह हुआ कि पारदर्शी, सूचना का मतलब क्या? पारदर्शी कानून की बात करते हैं तो यहां से क्वेश्चन अच्छा बनता है कि सूचना का अधिकार कानून कब लागू हुआ था? 12 अक्टूबर 2005 ईस्वी में लागू किया गया था। दूसरी मैं बात बता दूं, जो यह सूचना का अधिकार है, यह सूचना का अधिकार, इसका प्रावधान संविधान के किसी अनुच्छेद में नहीं है, इसका प्रावधान किसी अनुच्छेद में नहीं किया गया है। परंतु ध्यान रखना, जो हमारी न्यायपालिका है, जो हमारा सुप्रीम कोर्ट है, इस न्यायपालिका ने इस सूचना के अधिकार के बारे में कहा कि सूचना का अधिकार किसी अनुच्छेद में नहीं है, परंतु जो सूचना का अधिकार है यह है अनुच्छेद 19(1) में जो पहली प्रकार की स्वतंत्रता, वाक व अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, कौन सी थी? वाक व अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। तो वाक व अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का भाग बता दिया सुप्रीम कोर्ट ने। क्वेश्चन बनेगा पहला कि सूचना का अधिकार का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? किसी अनुच्छेद में इसका प्रावधान नहीं किया गया है। दूसरा क्वेश्चन बनता है यहां से कि प्रेस की स्वतंत्रता या सूचना का अधिकार कब लागू किया गया था? तो सूचना का अधिकार है यह 12 अक्टूबर 2005 को लागू किया गया था, यानी इसका प्रावधान किसी अनुच्छेद में नहीं है, इसे लागू किया गया 12 अक्टूबर 2005। ठीक है। अब दूसरा क्वेश्चन बनेगा कि न्यायपालिका ने इसे क्या कहा? कि न्यायपालिका ने इसे अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का भाग बताया है। दोस्तों इस प्रकार से संविधान का अनुच्छेद 19 है वो यानी स्वतंत्रता का अधिकार चल रहा था और इसमें अनुच्छेद 19 हमने पढ़ लिया है और मेरे हिसाब से इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। तो दोस्तों यहां पर अनुच्छेद 19 हमने कंप्लीट किया। इसके बाद में हमारा जो अगला पॉइंट रहेगा अनुच्छेद 20 रहेगा। हमारा जो अब वर्तमान में अनुच्छेद चलेगा वो कौन सा है? अनुच्छेद 20। और इसमें क्या क्वेश्चन बनता है कि दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण। क्या मतलब हुआ इसका? दोष सिद्धि के संबंध, दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण है। संरक्षण है
वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण है, परंतु ध्यान रखना यह सिर्फ सभ्य नागरिकों की बात कर रहा हूं, मैं सभ्य नागरिक की बात कर रहा हूं, न कि असभ्य लोगों के लिए। कहने का मतलब यह हुआ कि अनुच्छेद 20 बोलता है कि दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण है सभ्य नागरिकों के लिए। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब दोस्तों यह हुआ कि जो दोष है, दोष का मतलब यहां पर क्या होगा? अपराध है। यहां पर क्या बात कर रहा हूं मैं? अपराध की बात करता हूं। इसका यहां पर मतलब यह हुआ कि जो अपराध है, यानी यहां पर अपराध है, इसका पहला मतलब तो यह हुआ कि जैसे मान लो कि पहली बात तो इसकी ये हुई कि एक दंड के लिए, एक अपराध के लिए एक ही सजा होगी। एक अपराध के लिए एक ही सजा, एक अपराध के लिए एक ही सजा का प्रावधान किया गया है। कहने का मतलब है अगर व्यक्ति एक अपराध करता है तो उसे एक ही सजा होगी, 2 या 3 सजा नहीं होगी। दूसरी बात इसमें क्या लिखी है? एक बात इसमें और क्या लिख दी कि जो व्यक्ति है जिस प्रकार, यानी जिस व्यक्ति ने जिस समय अपराध किया था वो कानून उसी समय कानून लागू होगा, बदला हुआ कानून लागू नहीं होगा। इसका मतलब क्या हुआ कि जब अपराध किया गया था वही कानून लागू होगा, न कि बदला हुआ कानून लागू होगा। जैसे मान लो कि मैं एक बात बता दूं कि आज जैसे मान लो कितनी भी तारीख है, 24 अप्रैल, जैसे मान लो कि यहाँ पर मैं बात करता हूँ, यहाँ पर जैसे मान लो कि 20 जून की बात आ जाए, जैसे 20 जून 2020 की बात आ जाए, ठीक है। यहां पर किसी अपराध के लिए कोई 5 वर्ष की सजा हो गई। आज जैसे मान लो कोई अपराध है, यानी इसके लिए 5 वर्ष की सजा है, और यही अपराध किसी व्यक्ति ने जैसे मान लो कि 20 जून 2019 में कर दिया था। एक व्यक्ति ने यही अपराध 20 जून 2019 में कर दिया था और उस समय इसकी सजा मात्र 2 वर्ष की थी, और आज इस व्यक्ति को गिरफ्तार, यानी इस व्यक्ति को आज सजा हुई है। इस व्यक्ति को कब सजा हुई है? इस तारीख को सजा हुई है। तो ध्यान रखना जो इसका जो दोष रहेगा, जो इसकी सजा रहेगी, ये 2 वर्ष रहेगी, न कि 5 वर्ष रहेगी। क्यों? क्योंकि इसको जब गिरफ्तार यानी उसको सजा होगी तभी उसमें यह देखा जाएगा कि उस व्यक्ति ने अपराध किस समय पर किया था, इस कानून से पहले किया था या इसके बाद में कानून किया था। इस प्रकार से कहने का मतलब है यह हुआ कि एक व्यक्ति है जब वह गिरफ्तार किया गया था उसी समय का कानून लागू होगा, नया कानून लागू नहीं होगा। एक और इसके पास पावर होता है कि व्यक्ति को स्वयं के विरुद्ध गवाही देने के लिए विवश नहीं किया जा सकता है। कहने का मतलब है इसमें 3 बातों का ध्यान रखना। दोष व सिद्धि के संबंध में संरक्षण, पहली बात तो क्या हुई कि एक व्यक्ति है उसके खिलाफ यानी एक अपराध की एक ही सजा होगी। दूसरी बात, जब अपराध किया था वही कानून लागू होगा, बदला हुआ कानून लागू नहीं होगा। तीसरी बात, स्वयं के विरुद्ध उसे गवाही देने के लिए विवश नहीं किया जा सकता है। ठीक है दोस्तों, ये सभ्य नागरिकों की बात है। अनुच्छेद 20 हमारा यहाँ पर क्या होता है? समाप्त होता है। इसके बाद में जो अनुच्छेद आएगा, अनुच्छेद बात करेंगे अनुच्छेद 21। तो अनुच्छेद 21 की बात करते हैं। अनुच्छेद 21 में क्या लिखा हुआ है? तो अनुच्छेद 21 में लिखा हुआ प्राण व दैहिक स्वतंत्रता। प्राण व दैहिक स्वतंत्रता, इसका मतलब क्या हुआ? जीवन जीने का अधिकार। अब तो समझ में आ गई ना बात है कि अनुच्छेद 21 बोलता है प्राण व दैहिक स्वतंत्रता, जीवन जीने का अधिकार बोलता है। इसका मतलब क्या हुआ कि प्राण व दैहिक स्वतंत्रता का मतलब यह हुआ कि हमारा अधिकार है, हमारा अनुच्छेद 21 के तहत अधिकार है। और इस प्राण व दैहिक स्वतंत्रता में बहुत सी बातें आती हैं, जैसे मान लो कि स्वच्छ वातावरण होना चाहिए, ठीक है। जैसे मैं विदेश जा सकता हूँ, मेरे विदेश जाने का अधिकार है, मेरा ये अधिकार कोई नहीं छीन सकता। अगर सरकार है वो मेरा विदेश जाने के लिए जो वीजा है वो छीन लेती है तो अनुच्छेद 21 का क्या होता है?
उल्लंघन होता है। एक बात यह है, जैसे मान लो मैं भारत के किसी भी राज्य में जा सकता हूं, सरकार मुझे मना नहीं कर सकती है। जैसे मान लो कि नींद लेने का अधिकार भी है मेरा, गहरी नींद में सोने का भी अधिकार है, यह प्राण व देह स्वतंत्रता में आता है। इसका मतलब आप कहोगे कि नींद लेने का अधिकार इसमें कैसे शामिल किया गया? आप मुझे बताओ, जब रामदेव था, बाबा रामदेव था, उसको उस समय पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था रात की 2 बजे। जब रात की 2 बजे पुलिस उसे गिरफ्तार करती है तो सुप्रीम कोर्ट ने आपत्ति जताई थी कि इस प्रकार से किसी को गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। अरे उस समय 2 बजे वह व्यक्ति गहरी नींद में सो रहा था, तो उस व्यक्ति को जीने का अधिकार है, उसका आप अनुच्छेद 21 का उल्लंघन नहीं कर सकते हैं। कहने का मतलब है इसमें जीवन जीने का अधिकार है। जैसे मान लो कि हमारे आसपास में वातावरण साफ नहीं है, वातावरण दूषित है, तो हम इसके खिलाफ एक कोर्ट में जा सकते हैं। क्यों? क्योंकि वह वातावरण स्वच्छ न होने के कारण उसकी जो बीमारियां हैं, उससे जो गलत प्रभाव है वो हमारे शरीर पर पड़ेगा और इससे हमारे प्राण व देह स्वतंत्रता के अधिकार का क्या होता है? हनन होता है। ठीक है, तो इस प्रकार से कहने का मतलब है प्राण व देह स्वतंत्रता, इसका प्रावधान अनुच्छेद 21 में किया गया है। एक बात और बता दूं मैं, इस प्राण व देह स्वतंत्रता में कई व्यक्ति सोच रहे होंगे कि इसका मतलब ये हुआ कि कोई दूसरा व्यक्ति हमारे प्राण का हनन नहीं कर सकता, हमारा जीवन नहीं छीन सकता, यही बात ना? तो व्यक्ति स्वयं तो जीवन अपना समाप्त कर सकता है? बिल्कुल नहीं कर सकता। कहने का मतलब है व्यक्ति स्वयं आत्महत्या नहीं कर सकता है। ध्यान रखना कि कई व्यक्ति बोलते, खुदकुशी बोलते हो आप, कि कई व्यक्ति बोलते हैं कि मैं खुदकुशी करने जा रहा हूं, वो व्यक्ति स्वयं भी आत्महत्या नहीं कर सकता, उसको यह अधिकार नहीं है। आपने अक्सर देखा होगा कि कोई ऐसा व्यक्ति है वो आत्महत्या करने की कोशिश करता है, उसे किसी भी बहाने वापिस बुलाया जाता है और बुलाने के बाद में उसके खिलाफ कार्यवाही की जाती है, उसको सजा होती है। वो की सजा होती है क्योंकि व्यक्ति है वो स्वयं भी आत्महत्या नहीं कर सकता, और यह प्रावधान किस में किया गया? अनुच्छेद 21 में किया गया है। दोस्तों मैं एक बात बता दूं कि यहां पर एक क्वेश्चन और बन सकता है कि जैसे मान लो कि कोई व्यक्ति है वो गहरे दिनों से बीमार चल रहा है, गहरे दिनों से, जैसे मान लो कि वो व्यक्ति कई दिनों से बीमार चल रहा है और उसके जीने की अब कोई संभावना नहीं है, वो व्यक्ति कई वर्षों से कोमा में चल रहा है। अगर इस प्रकार से वो व्यक्ति कई दिनों से बीमार चल रहा है, कई दिनों से कोमा में चल रहा है और अब उस व्यक्ति की आगे जीने की संभावना नहीं है, अगर उस समय भारत में यानी 4 डॉक्टर हैं वो लिखित रूप से अपनी मेडिकल रिपोर्ट सौंप दे, तब इनके आधार पर उस व्यक्ति को आत्महत्या करने का अधिकार दिया गया है। परंतु वो विशेष परिस्थिति में जब जीवन जीने की यानी जीवन उसका बचाने की कोई संभावना नहीं रहती है, परंतु व्यक्ति आत्महत्या नहीं कर सकता। इस प्रकार से दोस्तों हमारा अनुच्छेद 21 क्या होता है? समाप्त होता है। दोस्तों यहां पर मैं एक बात और बता दूं कि यहीं से एक अनुच्छेद 21 और जोड़ा गया है, यानी यहां से मैं अनुच्छेद 21(1) की बात करता हूं या अनुच्छेद 21 की बात करता हूं। अनुच्छेद 21(1) में क्या लिखा हुआ है? इसमें लिखा हुआ है कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों को 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा का अधिकार। अच्छा क्वेश्चन बनता है कि वो कौन सा अनुच्छेद है जिसमें 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा का अधिकार दिया गया है? वो कौन सा है? अनुच्छेद 21(1) या अनुच्छेद 21 क्या है? इसका मतलब दोस्तों यहां पर यह हुआ कि निःशुल्क शिक्षा का अधिकार है और इसे 86वां संविधान संशोधन 2002 ईस्वी के तहत जोड़ा गया था। तो पूछेगा कि इस अनुच्छेद को कब जोड़ा गया था? 86वें संविधान संशोधन 2002 ईस्वी के तहत जोड़ा गया और इसे संपूर्ण भारत में 1 अप्रैल 2010 ईस्वी में लागू कर दिया गया था। तो यहां से क्वेश्चन बनता है कि जो अनुच्छेद 21 है 21(1) है, इसे संपूर्ण भारत में लागू कब किया गया था? 1 अप्रैल 2010 ईस्वी में लागू किया गया और इसे किस संविधान संशोधन में जोड़ा गया था? 86वें संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया था। ठीक है दोस्तों, इतनी बात आपको समझ में
आ गई होगी। अब दोस्तों इसी अनुच्छेद 21 में जो 6 से 14 वर्ष का बच्चा है, इसका ध्यान रखना, तीन जगह इसका विवरण किया गया है। वो 3 जगह इसका विवरण कहां कहां पर किया गया है, एक बात को समझा दूं मैं। जैसे एक तो संविधान का भाग है 3, भाग है 4 और भाग है 4 क। यहां पर जो अनुच्छेद आएगा, अनुच्छेद 21 क आ गया, यहां पर भाग 4 है और यहां पर क्या 4 क, अनुच्छेद 51 क की बात कर सकते हो आप यहां पर, ठीक है। अब कहने का मतलब क्या हुआ कि जो 6 से 14 वर्ष का बच्चा है, यानी इसको शिक्षा का जो अधिकार है, यहां पर तो अधिकार में लागू हो जाएगा, यहां पर नीति निर्देशक तत्व में लागू हो जाएगा और यहां पर मौलिक कर्तव्य में लागू हो जाएगा। तो जैसे ही हम आगे पढ़ते जाएंगे हम इसको समझते जाएंगे, परंतु यहां पर बात किसकी कर रहे हैं, हमें इसकी बात कर रहे हैं, किसकी, अनुच्छेद 21 का में निशा शुल्क शिक्षा का अधिकार। ठीक है दोस्तों, चलो आगे देखो। अब आपको मालूम है अनुच्छेद 21 समाप्त हो गया। अब इसके बाद में अनुच्छेद आएगा 22। तो अब पढ़ेंगे अनुच्छेद 22 की बात करते हैं। अनुच्छेद 22 में क्या लिखा हुआ है? अनुच्छेद 22 में लिखा हुआ कुछ दशाओं में गिरफ्तारी के संबंध में रोक या निषेध या निवारण भी बोल सकता हूं का प्रावधान किया गया है। कुछ दशाओं में गिरफ्तारी के संबंध में रोक या निवारण के बारे में प्रावधान किया गया है। अब इसका मतलब क्या हुआ, अनुच्छेद 21 बोलता है कि कुछ दशाओं में गिरफ्तारी के संबंध में रोक है। जैसे किसी व्यक्ति को अगर गिरफ्तार किया जाता है तो पहली बात तो उस व्यक्ति को गिरफ्तार करने से पहले क्या बताना होगा, कारण बताना होगा। अगर पुलिस किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करने आती है तो उस व्यक्ति को गिरफ्तार करने से पहले क्या बताना होगा, कारण बताना होगा कि आपको इस अपराध के लिए गिरफ्तार किया जा रहा है। दूसरी बात, अगर उसे कारण बता करके गिरफ्तार कर लिया जाता है तो 24 घंटे के भीतर उसे न्यायालय या मजिस्ट्रेट के सामने क्या करना पड़ेगा, पेश करना पड़ेगा उस व्यक्ति को। यानी गिरफ्तार करने के बाद में व्यक्ति को जब गिरफ्तार कर लिया जाता है तो 24 घंटे के भीतर मजिस्ट्रेट या न्यायालय के सामने उस व्यक्ति को पेश करना पड़ेगा। तो ध्यान रखना, इसमें यात्रा का जो आने और जाने का समय है वो यहां पर लागू नहीं होगा। अगर जैसे मान लो कि बीच में 1 दिन का या 2 दिन का अवकाश हो जाता है, वो अवकाश भी शामिल नहीं होगा। जैसे मान लो किसी व्यक्ति को 25 जून को क्या कर लिया गया, इसको गिरफ्तार कर लिया गया, उस व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया गया। अब उस दिन जैसे मान लो कि शनिवार है, इस दिन क्या वार है, शनिवार है। अब बताओ कि इसको गिरफ्तार करने के बाद में यहाँ पर तो 24 घंटे का मतलब है, यहाँ पर रविवार को उसको क्या करना पड़ेगा, छोड़ना यानी पेश करना पड़ेगा। परंतु जैसे मान लो उस दिन छुट्टी का समय रहा तो वो छुट्टी का समय लागू नहीं होगा। तब इस परिस्थिति में उसे अगले दिन यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, पेश करना पड़ेगा। इसका मतलब ये हुआ कि एक तो कारण बताना पड़ेगा, 24 घंटे के भीतर उसे न्यायालय में पेश करना पड़ेगा। और तीसरी बात इसमें दोस्तों क्या दे रखी है कि व्यक्ति को स्वयं का वकील यानी अपने वकील से वार्ता करने का अधिकार दिया गया। कहने का मतलब है इसमें एक अधिकार और दिया गया कि गिरफ्तार करने के बाद में व्यक्ति को अपने वकील से वार्ता करने का अधिकार दिया गया है। व्यक्ति अपने खिलाफ जो केस लगा है, जो कोई सजा हो, इसके लिए अपना वकील रख सकता है, अपनी जो बात है वो अपने वकील के माध्यम से बुलवा सकता है। या इसमें यह भी अधिकार है व्यक्ति स्वयं भी खुद का वकील यानी स्वयं का वकील भी बन सकता है। तो इस प्रकार से दोस्तों यह अनुच्छेद कौन सा है, 22 है। परंतु ध्यान रखना, ये जो इतनी बात मैंने बताई है, ये बात मैंने किसके लिए बताई, एक सभ्य नागरिक के लिए बताई है कि अगर किसी व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया जाता है तो उस व्यक्ति के पास इतने अधिकार होते हैं। परंतु ध्यान रखना, यह कानून उस परिस्थिति में लागू नहीं होगा। किस परिस्थिति में, एक तो निवारक बंदी बना लिया गया,
एक तो निवारक बंदी बनाया गया है और एक विदेशी की बात करता हूं मैं। कहने का मतलब है किसी विदेशी व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया गया है तब वहां पर ये उसके कानून लागू नहीं होंगे। और दूसरी बात, एक निवारक बंदी बना लिया गया किसी व्यक्ति को तब उस समय यहां पर ये कानून नहीं होंगे। इसका मतलब ये निवारक बंदी का मतलब क्या होता है यहां पर? इसका मतलब ये होता है कि जैसे मान लो कोई व्यक्ति है, उस व्यक्ति को शक के आधार पर या शंका के आधार पर गिरफ्तार कर लिया जाता है कि ये व्यक्ति आगे, इस व्यक्ति की वजह से आगे कुछ अपराध हो सकता है या ये व्यक्ति आगे कुछ अपराध कर सकता है, तो उस व्यक्ति को नजरबंद कर दिया जाता है। अगर मैं यहां पर इसको निवारक बंदी की जगह नजरबंद कर सकता हूं, नजरबंद, तो कहने का मतलब है निवारक नजरबंद, जैसे उस व्यक्ति को नजरबंद कर दिया तब वहां पर वो कारण बताओ और ये वहां पर कानून लागू नहीं होंगे। वो व्यक्ति अधिकतम 3 माह तक उसे नजरबंद किया जा सकता है। अगर जो समिति की सिफारिश है, समिति की सिफारिश से 3 माह आगे भी बढ़ाया जा सकता है और यह कानून संसद क्या कर सकती है, इसे आगे भी बढ़ा सकती है। तो मेरे कहने का मतलब क्या है कि अनुच्छेद 22 में क्या लिखा हुआ है कि कुछ दशाओं में गिरफ्तारी के संबंध में निषेध। इसमें पहली बात, कारण बताना होगा, 24 घंटे के भीतर मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना होगा, वकील से वार्ता ले सकता है। ये एक आम नागरिक के लिए है, जबकि एक विदेशी व्यक्ति और एक निवारक नजरबंद व्यक्ति है उसके खिलाफ यानी उसके लिए यह कानून लागू नहीं होते, उस व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया जाता है। तो दोस्तों इस प्रकार से अनुच्छेद 22 भी हमारा क्या हो जाता है, समाप्त हो जाता है। और कहने का मतलब है हमारा जो स्वतंत्रता का अधिकार है, हमारा जो दूसरा है स्वतंत्रता का अधिकार, यह स्वतंत्रता का अधिकार पूर्ण रूप से क्या होता है, समाप्त होता है। इसके बाद में दोस्तों हम तीसरे अधिकार की बात करते हैं, शोषण, शोषण के विरुद्ध अधिकार। हमारा जो अगला पॉइंट रहेगा शोषण के विरुद्ध अधिकार। अगला अधिकार है वो कौन सा, शोषण के विरुद्ध अधिकार, और इसका प्रावधान संविधान के अनुच्छेद 23 व 24 में किया गया है। और इसमें कुल मिलाकर के कितने अनुच्छेद बताए गए हैं, 2 अनुच्छेद बताए गए हैं। ठीक है दोस्तों, तो शोषण के विरुद्ध अधिकार है, शोषण के विरुद्ध अधिकार है। इसमें सबसे पहले हम अनुच्छेद पढ़ेंगे यहाँ पर। तो जो अनुच्छेद होगा वो अनुच्छेद आएगा 23। अनुच्छेद 23 में क्या लिखा हुआ है, अनुच्छेद 23 में साफ साफ लिखा हुआ है, देखो शोषण के विरुद्ध अधिकार, इसका मतलब क्या हुआ, मानव, यहां पर मानव की बात करता हूं, मानव दुर्व्यवहार, दुर्व्यवहार, या इसको मैं बोल सकता हूं कि दुर्व्यापार भी बोल सकता हूं, दुर्व्यापार, व्यापार। इसका मतलब क्या हुआ कि मानव दुर्व्यापार व मानव दुर्व्यवहार एक ही बात है। इसका मतलब क्या हुआ, सामाजिक, सामाजिक व आर्थिक रूप से, आर्थिक रूप से मानव दुर्व्यवहार या मानव दुर्व्यापार व बलात् श्रम पर रोक। इसका मतलब समझना दोस्तों, अनुच्छेद 23 साफ साफ बोलता है कि मानव दुर्व्यापार या मानव दुर्व्यवहार, जैसे सामाजिक रूप से, आर्थिक रूप से व बलात् श्रम पर रोक। इसका मतलब समझना दोस्तों कि आपने पहले यह सुना होगा कि प्राचीन काल में जैसे मान लो एक चलती थी बंधुआ मजदूरी, एक तो बंधुआ मजदूरी चलती थी, बेगार प्रथा थी, सागड़ी प्रथा चलती थी, सागड़ी प्रथा जिसे हाली प्रथा भी कहा जाता है। तो कहने का मतलब उस जमाने में आपने पहले देखा होगा कि बंधुआ मजदूरी थी, व्यक्तियों को बंदी बना लिया जाता था, उसे मजदूरी करवाई जाती थी और उसे पैसा नहीं दिया जाता था, यही बात है ना, उसे बेगार करवाई जाती थी, सागड़ी प्रथा थी, हाली प्रथा थी। तो कहने का मतलब ये व्यक्ति के अपमान किया जाता था उस समय, उस व्यक्ति के साथ अनेक प्रकार के जुल्म उठाए जाते थे। तो इस प्रकार से अनुच्छेद 23 के तहत सरकार ने साफ साफ कह दिया या इसमें साफ साफ लिख दिया कि इस प्रकार की घटना अगर किसी व्यक्ति को बंदी बनाया जाता है, ये बेगार करवाई जाती है,
तो उस व्यक्ति के खिलाफ क्या होगी, कार्यवाही हो सकती है। जैसे बलात् श्रम पर रोक, बलात् श्रम का मतलब होता है कि कोई व्यक्ति जैसे मान लो कि अगर वो काम नहीं करा, उसे जबरन काम करवाया जाता है, उनकी इच्छा के विरुद्ध काम करवाया जाता है, तब उस व्यक्ति के खिलाफ कार्यवाही की जा सकती है। तो ये बात किस में लिखी है दोस्तों, अनुच्छेद 23 में। तो इस पर आज वर्तमान में क्या लगा दिया है, रोक लगा दी गई है। ठीक है दोस्तों, इसके बाद में हम अनुच्छेद 24 में क्या लिखा हुआ है, जो अनुच्छेद 24 है, अनुच्छेद 24 में साफ साफ लिखा हुआ है कि इसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि 14 वर्ष से कम आयु का जो बच्चा है, 14 वर्ष से कम आयु का बच्चा है, उस पर अवैध रूप से जैसे मान लो वो कारखाने हैं, जोखिम भरे कार्य हैं, उन पर रोक है। कहने का मतलब है 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों, 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों से जोखिम भरे कार्य पर रोक का प्रावधान किया गया है। अनुच्छेद 24 साफ साफ बोलता है कि 14 वर्ष से कम आयु का जो बच्चा है, अगर आप उस व्यक्ति से किसी भी प्रकार का जोखिम भरा कार्य करवाते हो, जैसे मान लो कि उद्योग धंधा चल रहा है, जैसे मान लो फैक्ट्री चल रही है, अगर इसमें आप 14 वर्ष से कम आयु के बच्चे के पास एक कार्य करवाते हो, तब आपके खिलाफ अनुच्छेद 24 के तहत कार्यवाही की जा सकती है, यानी उसके आपके खिलाफ कार्यवाही की जाएगी। परंतु वर्तमान में तो जो जोखिम भरा कार्य नहीं है, वर्तमान में तो यह भी कह दिया गया है कि 14 वर्ष से कम आयु का बच्चा है, उसे किसी भी प्रकार के कारखाने में या किसी भी प्रकार का कार्य नहीं करवाया जाएगा। जैसे हम देखते हैं वर्तमान में जो होटलें रहती है, होटलों में जो चाय बेचने, चाय का कार्य होता है, वो बच्चे चाय देने के लिए आते हैं, उनको होटलों में रखा जाता है। तो आज ध्यान रखना, अगर 14 वर्ष से कम आयु के बच्चे, वो बच्चा है, अगर आप उनको होटलों में या चाय की दुकान है उस पर काम करवाते हो, तब आपके खिलाफ क्या हो सकती है, कार्यवाही हो सकती है। यह प्रावधान किसमें किया गया, अनुच्छेद 24 में किया गया है। तो इस प्रकार से दोस्तों हमारा जो शोषण के विरुद्ध अधिकार है वो भी आपका क्या हो गया, पूर्ण रूप से समाप्त हो गया है। अगले वीडियो आएगा, उसमें हम धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार पढ़ेंगे, यानी अगले अधिकार है वो नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक के लिए दोस्तों आप बने रहिएगा। जय हिंद।